सर आप स्टार्ट करें, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। लाइव स्ट्रीम में मसला आ रहा है तो। ओके। सो और जी। कल हमने एरे डिस्कस किया था, इसके साथ टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी पर सर ने डिटेल में बात की थी। सो अगर एरे में किसी को कोई मसला हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू द प्रॉब्लम ऑफ एरेज। सर अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा ओवरव्यू सकते हैं कल का, कल थोड़ा हमें जल्दी में एरे पढ़ लेते ओके, सो एरे हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हम इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डेटा स्टोर करने की मुख्तलिफ तरीक़े हैं, मुख्तलिफ डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें एक एरे आता है। एरे का एक खसूसियत ये है कि एक कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन इसका होता है। इट मीन्स कि ये स्लॉट जो है ना वो कंटिगुअस मतलब इसके एलिमेंट को कंटिगुअस मेमोरी ब्लॉक मिलता है। ठीक है, दूसरा ये कि इसका साइज जो है वह फिक्स होता है। तीसरा ये कि इसमें हम सेम काइंड ऑफ एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। मसलन अगर एक एरे हमने इनिशियलाइज किया इंटीजर के लिए, सो इसमें हम सिर्फ इंटीजर ही स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम स्ट्रिंग वगैरह स्टोर नहीं कर सकते। सो आई थिंक दिस इज अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ एरे। और किसी का क्वेश्चन? सो आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है, सो हम कंटिन्यू करेंगे। सो हम आज मुख्तलिफ प्रॉब्लम को देखेंगे और सॉल्व करेंगे जो एरे के रिलेटेड हो। इसमें प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट ये है कि given in array we define a running sum of an array as running sum, return the running sum of nums। so बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमें एक एरे दिया हुआ होगा और हमें उसका कम्युलेटिव सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको मैं डिटेल से आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें एक अगर एरे मिल जाए, ठीक है, सो उसका कम्युलेटिव सम का मतलब ये है कि जितना इसका प्रीवियस एलिमेंट हो उसका सम हम कैलकुलेट करें। मसलन अगर ये वन है यहाँ पर, ठीक है, सो इसका जो जितने प्रीवियस एलिमेंट हो उसका सम कैलकुलेट करें इसमें डालें। लेकिन ये चूंकि फर्स्ट एलिमेंट है तो इसका मतलब कोई प्रीवियस एलिमेंट नहीं है, सो इसको हम छोड़ेंगे। बाकी मतलब ये सेकंड एलिमेंट है, सो इसका कम्युलेटिव सम होगा 1+2। इसका कम्युलेटिव सम ये होगा। इस तरह अगर हम 3 की बात करें तो इसका कम्युलेटिव सम होगा ये 1+2+3। ठीक है, सो इसका कम्युलेटिव सम आएगा हमारे पास 6। और क्वेश्चन में भी हमसे ये पूछ रहा है कि इसका कम्युलेटिव सम आप कैलकुलेट करें। और पूर के लिए भी इस तरह होगा कि पूर का कम्युलेटिव सम होगा 1+2+3+4। सो इसका आंसर आता है हमारे पास 10। सो हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, बस टारगेट ये कि कम्युलेटिव सम कैलकुलेट करना है। सो जो अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को देखें तो इसका कोई प्रीवियस एलिमेंट है ही नहीं कि हम उसके लिए कम्युलेटिव सम कैलकुलेट करें। सो इसको हम इग्नोर करेंगे। हम जो है ना अपना पर लूप स्टार्ट करेंगे 1 से। ठीक है, और इसका वजह मैंने आपको बता दिया कि मतलब बस जो एलिमेंट होता है इसका कोई क्यूमुलेटिव सम हुई नहीं होता। ठीक है, सो हम अपना फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। और फॉर लूप हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये जो कम है ये इटरेटिव है। ठीक है, सो इसलिए बार बार हमें इसका सम कैलकुलेट करना है। सो इसलिए हम जब एक काम रिपीटेटिव हम करते हैं तो इसके लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर देते हैं। और इसका रेंज हम बताते हैं 1 से। और इसका मतलब मैंने बता दिया कि जीरो इंडेक्स पर जो है इसका हम सम कैलकुलेट नहीं करते। और ये जाएगा लेंथ ऑफ नम्स तक। ठीक है, मतलब इस आखिर तक ये जाएगा जब तक कि ये सम कैलकुलेट नहीं होती। ठीक है, सो हम क्या करते हैं इसमें यहाँ पर हम इसमें ये लॉजिक लगाते हैं यहाँ पर कि नम आप आई जो है ना ये मतलब सेकंड वाली ये जो है, ठीक है, इसका सम होगा इसका प्रीवियस जो एलिमेंट है i-1। ठीक है, यहाँ पर i-1। i-1 क्या है? आई का वैल्यू हमने सेट किया है पर्पस इटरेशन 1। ठीक है, 1 से जब हम 1 माइनस करें सो वो आता है 0। सो इसमें हम ऐड करते हैं 0 और 0 इंडेक्स पर है हमारी हमारे साथ क्या है यहाँ पर 1 है। सो हम इसमें क्या कर रहे हैं फर्स्ट इटरेशन में इसमें हम 1 को ऐड कर रहे हैं। सो जब हम इसमें ऐड करते हैं 1 को, सो इसका आंसर आता है 3।
ठीक है। दिस इज पर्पस इटरेशन। जब हम सेकंड इटरेशन अप्लाई करते हैं यहाँ पर, सो सेकंड इटरेशन में आई का वैल्यू होता है 2। सो जब हम 2 से 1 को माइनस करते हैं, सो 1 1 आता है। सो 1 अगर हम 1 इंडेक्स पर देखें यहाँ पर, सो यहाँ पर 1 इंडेक्स में है हमारे साथ 2। सो 2 में 1 इटरेशन जब हम मतलब सेकंड इटरेशन करते हैं, सो आई का वैल्यू पे रहता है 2। सो जब हम 2 इंडेक्स पर देखें, यहाँ पर है 3। ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट जिस तरह मैंने बताया वो जैसे स्टार्ट हो गई। ठीक है। सो 3 में फिर हम क्या ऐड करते हैं, 2 - 1, और 1 इंडेक्स पर किया है, यहाँ पर है 3। ठीक है, क्योंकि ये अपडेट हुआ है प्रीवियस इटरेशन पर। सो जब हम 3 में 3 को ऐड करते हैं, सो इससे क्या आते हैं 6। दिस इज पार सेकेंड इटरेशन। इन पार थर्ड इटरेशन वी आर कैलकुलेटिंग। जब हम थर्ड इटरेशन के लिए करते हैं, सो थर्ड इटरेशन में चूंकि इंडेक्स ये आता है 4, और 4 में जब हम थर्ड वाला ऐड करते हैं, सो इससे आता है 10। सो ये है सिंपल सा लॉजिक है और सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह ये कोड काम करता है। और एट द एंड हम क्या रिटर्न करते हैं वापस, वो अपडेटेड एरे हम रिटर्न कर देते हैं। सो अगर किसी का क्वेश्चन हो इसमें, सो बता सकते हैं, अदरवाइज वी विल सबमिट दिस। और इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बिग वो अपन आता है, क्योंकि हम सारे एलिमेंट पर इटरेशन अप्लाई कर देते हैं। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि हम एट अ टाइम वन ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हम ऑक्सिलरी स्पेस जस्ट वन ही मतलब वो कर देती है। ठीक है, इस्तेमाल कर देती है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन प्लेस मॉडिफिकेशन। बिकॉज कि हम कोई नया एरे क्रिएट नहीं करते, बल्कि जो एरे है उसमें हम मॉडिफिकेशन करते हैं। सो या ये किसका लेंथ कोई ऑफ क्वेश्चन तो नम्स बता तक क्यों करवाई है? जी। लेंथ ऑफ जी नम्स सर। तक, लेंथ ऑफ नम्स तक क्यों करवाई है? अरे हमारे पास तो लास्ट इंडेक्स 3 नहीं है, हालांकि लेंथ ऑफ नम्स 4 है। सॉरी। जो फोर लूप चलाई है वो हमने लेंथ ऑफ नम्स तक चलाई है। हाँ या। हम्म। तो वो क्यों चलाई है? क्योंकि हम हमें तो, लास्ट इंडेक्स तो 3 नहीं है। हाँ, हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हम स्टार्ट करते हैं इस इंडेक्स से, ठीक है, लेकिन हम एंड तक आते हैं, जितना एरे का लेंथ हो वहाँ तक आती है। ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये हम उसको रेंज देते हैं कि आप आखिर तक जाए और ये ऑपरेशन परफॉर्म करें, और वन इंडेक्स से स्टार्ट हो जाए। लेंथ का मतलब ही है, लेंथ फंक्शन का मतलब ही है कि जो एरे का लेंथ है आप वहाँ तक जाए। हम एक रेंज उसको सेट करते हैं कि जितना लेंथ है एरे का आप वहाँ तक जाए। लास्ट इंडेक्स इंक्लूड होगा 4 वाला? एग्जैक्टली। तो फोर्थ इंडेक्स पे तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। फोर पर पड़ा हुआ है। फोर यहाँ पर है ना, अगर हम जीरो से स्टार्ट करें, ठीक है, सो ये मतलब मतलब ये आता है जो हम मतलब हमें तो देखता है कि ये 3 है, लेकिन मतलब 4 है, लेकिन ये 3 तक आता है। ठीक है, लेंथ जो है ना वो मतलब, लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं, सो इसका मेन वजह ये है कि ये जीरो से स्टार्ट होता है। क्लियर। जी सर, वो चैट में उन्होंने बता दिया कि लास्ट इंडेक्स जो है वो इंक्लूड नहीं होता, तो मेक सेंस। या ओके। एनीवन एल्स? सर मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। असल में पाइथन में मैं न्यू और मेरी ये फर्स्ट क्लास है। तो इसमें ये जो पैरामीटर्स आ रहे हैं, इसमें एरो करके लिस्ट इंट आ रही है, तो ये थोड़ी सी मतलब इसमें कंफ्यूजन है। बाकी लॉजिक मुझे क्लियर है सर। ओके ओके। सो ये जो आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये मतलब हमारे पास ही एक फंक्शन है, ठीक है, इसका नाम है रनिंग सम। और इस एरो का मतलब ये है कि एट द एंड ये रिटर्न करेगा एक लिस्ट को, जो कि हम रिटर्न कर रहे हैं नम्स को। ठीक है, इसका मतलब ये है सिंपल। ठीक है। और सर ये हमने इसको क्लास में क्यों रखा हुआ है? हम मतलब वैसे भी फंक्शन बना सकते थे। एक्चुअली बिल्कुल हम बना सकते हैं, लेकिन ये कोड मतलब हम सबमिट करेंगे लीड कोड पर, सो वहाँ पर इस तरह बाई डिफ़ॉल्ट ये होता है, हो देते थे। क्लास भी देता है और फंक्शन भी देता है। ठीक है सर, थैंक यू। जी। एनीवन एल्स?
सो अगर हम इस कोड को सबमिट करें सो देखते हैं कि वर्क करता है नहीं, इंशाल्लाह करें। सो ये कोड है, दोबारा इसको लिख लो या लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मतलब आज हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 5 प्रॉब्लम सॉल्व करें एटलीस्ट। सो आई विल सबमिट लाइक दिस। सो और ये रहा इसका कोड, और ये बिल्कुल चल गया। टेस्ट जो है ना, 3 टेस्ट है और 3 केसेस है वो मतलब एक्सेप्ट हो चुके हैं यहाँ पर। सो अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई किसी का क्वेश्चन हो सो हम वो करेंगे आगे। सो वी हैव वन अनदर क्वेश्चन। अच्छा सर, इसमें जो क्वेश्चन में रनिंग सम वाला कंसेप्ट है ना, इसको थोड़ा सा समझा दो। सो इसमें क्या है, पॉइंट नंबर जी, जी मैम। जी सर, मैंने ये कहा है कि जो क्वेश्चन में ना, जो लीड कोड क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि रनिंग सम को डिफाइन किया हुआ है, तो उसकी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। और जो मैम लास्ट आपकी वाला आवाज़ ड्रॉप क्वेश्चन। हो रही है। हेलो। ओके, माय वॉइस इज क्लियर। प्लीज़ अगर चैट में बता दिया जाए सो बेहतर होगा, क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अगर मैम पूछ रहे हैं कि रनिंग सम का कॉन्सेप्ट बता दें क्या होता है। ओके, दोबारा बताओ। ओके। सो बेसिकली लर्निंग सम का मतलब यहाँ पर ये है कि हम जो प्रीफिक्स होते हैं, जो आगे वाले एलिमेंट होते हैं, वो सब हम ऐड करते हैं, और जो एलिमेंट होते हैं उसमें हम ऐड करते हैं। इस तरह हम एलिमेंट वाइज जाते हैं, और ये जितने प्रीवियस एलिमेंट हो वो हम उस एलिमेंट में ऐड करते हैं, जिस तरह यहाँ पर है। मसलन हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स पर है 1, इसका मतलब प्रीवियस कोई एलिमेंट नहीं है, सो हम इसको इग्नोर करते हैं। फिर इसके बाद दूसरा एलिमेंट आता है 2, सो इस 2 में हम 1 को ऐड करते हैं। फिर जो तीसरे इंडेक्स पर आते हैं, सो इसमें हम 2 को भी ऐड करते हैं, और 3 को और 1 को भी ऐड करते हैं। इस ओके तरह सर, ये वन जो सेकेंड लास्ट बस। वाला इंडेक्स है, हम इसमें ये सारे जितनी प्रीवियस एलिमेंट है उसको हम ऐड करते हैं, और इसको हम कहते हैं कम्युलेटिव सम। ओके, लाइक कम्युलेटिव सम और रनिंग सम एक ही चीज़ है। जी जी। ओके। तो ये सेल्फ आर्गुमेंट लगाया हुआ है आपने, ये क्या करेगा? जी। सेल्फ आर्गुमेंट लगाया हुआ है आपने, वो क्या करेगा? Yeah, I'm not sure about that, but लिटकोड पर ये आ रहा था। सो अगर किसी और को इसके बारे में पता हो सो बताए इसको। आई एम सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोलूँ सो ये बेहतर नहीं रहेगा। सर ये नॉर्मली जो पाइथन की क्लास होती है ना उसके लिए यूज होता है नॉर्मली। जैसे जावा में दिस होता है ना, इसी तरह यहाँ पे ये सेल्फ होता है कि जो भी क्लास के कोई मेंबर है उनको हमने कोई भी वैल्यू साइन करनी हो तो सेल्फ डॉट करके उन क्लास पैरामीटर्स को हम वैल्यू साइन कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये उस चीज़ के लिए यूज होता है। मतलब अभी क्लास में तो कोई कोई किसको हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं? क्लास में क्या पढ़ा हो? हाँ मैं अभी वही देख रहा हूँ। अभी क्लास के अंदर कोई पैरामीटर नहीं है जिसको हम सेल्फ डॉट करके वो पैरामीटर से वैल्यू साइन करें, लेकिन फिर भी यहाँ पे लगा हुआ यानी है ये। क्लास में हमने कोई डेफिनेशन एट्रीब्यूट में आता बनाया है है कि अगर जिसको। आप फंक्शन क्लास में डिफाइन कर रहे हैं ना तो फिर आप सेल्फ को एज एन आर्गुमेंट भेजते हैं। अगर आप क्लास के अलावा डिफाइन करें फंक्शन तो सेल्फ ऑपरेटर की जरूरत नहीं होगी। ऑलराइट। क्लियर हो गया सर।
यस सर। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसका find numbers with even number of digits. Okay, given in array nums of integer, return how many of them contain in even number of digit. So बेसिकली इसका मतलब ये है कि एक एरे हमें दिया हुआ होगा। मसलन यहाँ पर अगर देखा जाए सो एक एरे है, ठीक है। इसमें हम जितनी एलिमेंट है उसका लेंथ कैलकुलेट करेगी कि इधर इट इज़ इवन नंबर और आड नंबर, ठीक है। और हम काउंट करेंगे कि इसमें कितना नंबर इवन है और कितना आड है। सो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती है। मसलन यहाँ पर हमारे पास एक एरे है, ठीक है, ये वाला। इसमें हम एलिमेंट वाइज इसको देखेंगे कि हर एक एलिमेंट का लेंथ कितना है, और मतलब उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि क्या ये जो इसका लेंथ है क्या ये इवन है या आड है। सो टारगेट ये है। और हम देखेंगे कि कितना एलिमेंट इसमें इस तरह है कि इसका लेंथ जो है ना वो इवन नंबर आ रहा है, उसको कैलकुलेट करेंगे और उसको रिटर्न करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके लिए चाहिए होगा कि हम ये जो एरे है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें। और इसका वजह ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ जो फंक्शन होता है वो सपोर्ट नहीं करता इंटीजर को। सो इसलिए हम इसको फर्स्ट इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम मतलब एक लॉजिक लगाएंगे जिस तरह यहाँ पर है ना, मॉडुलस लगाएंगे, फिर डिवाइड मॉडुलस टू करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम देखेंगे कि अगर ये जो लेंथ है, ठीक है, ये इसका रिमाइंडर अगर हम इसका मॉडुलस टू करें, सो अगर इसका रिमाइंडर ज़ीरो आता है सो इट मीन कि ये जो है ये एक इवन लेंथ है, ठीक है। सो इस तरह हम करेंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए सो फर्स्ट जो एलिमेंट है ये वाला, इसका लेंथ टू है। सो सर सर सॉरी टू जी जी इंटरप्ट बट सर इसकी स्लाइड को अगर बिग कर लेते प्रेजेंट कर लेते सो तो बहुत अच्छा रहता है। जी सर इसके जो स्लाइड्स हैं सर इनको अगर प्रेजेंस पे जी ले सर। जाएं फुल साइज पे ले जाएं। पर स्लाइड की व्यू प्रेजेंटेशन मोड में कर ले, यहाँ पर जो गिवन है ये शेयर के साथ जो बटन है प्रेजेंट फॉर्म में हो के पे सही नजर आएगा। ओके, आई विल डू इट, बट एक तो ये कि मेरा लैपटॉप का स्क्रीन इतना बड़ा नहीं है, और दूसरा है कि फिर इसमें हम इस तरह डायरेक्टली एडिटिंग नहीं कर सकते। सो या मैं ट्राई ओके कर सर, भाई देता हूँ। कंटिन्यू करो। ओके सर नो प्रॉब्लम। हम्म, तो काम ही नहीं कर रहा। ठीक है सर, वो वाली व्यू सही है। ठीक है। ठीक है। सो मेरा स्क्रीन क्लियर है अब। जी सर। ओके, सो लेट मी।
सो हमारा गोल ये है कि हम फाइंड करें लेंथ को, अदर इट इज़ इवन और आड, और उसका जितना एलिमेंट है उसका मतलब, अगर इसका इसमें हम ढूंढेंगे कि कितना एलिमेंट इसमें इस तरह है कि इसका लेंथ जो है वो इवन आ रहा है। सो अगर हम इस फर्स्ट वाले को देखें, सो इसका लेंथ 2 है, सो इट इज़ एन इवन नंबर। बाकी ये वाला जो है इसका लेंथ 3 है, सो इट इज़ नॉट एन इवन नंबर। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सो और ये वाला है। सो इसका मतलब ये है कि इसमें दो एलिमेंट ऐसा ऐसा है कि इसका लेंथ जो है वो एक इवन नंबर आता है। और इसमें जो इटरेशन हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो इसका कॉम्प्लेक्स डी भी आता है n into d। और ये डी जो है यहाँ पर, ये है लेंथ ऑफ एलिमेंट, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, स्पेस भी थोड़ा सा ऑक्सिलरी इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ साथ टाइम भी n से ज़्यादा ले रही है। n यहाँ पर है नंबर ऑफ काइंड ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। सो इसका, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट के लिए अलग सा स्ट्रिंग का एरे बना रही है मेमोरी में, ठीक है। क्योंकि फिर उससे हम उसका जो है लेंथ कैलकुलेट करें, और इसका जो ऑक्सिलरी स्पेस है वो भी डी है। डी जो है ना वो लेंथ है, ठीक है, जिस तरह मैंने बताया वो ऑक्सिलरी स्पेस हम इसमें यूज़ करते हैं, और टाइम भी n into d यहाँ पर मतलब हम कंज्यूम कर रही है, ठीक है। हम वेरिएबल फर्स्ट इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम पर लूप लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उसमें उसका मॉडुलस 2 कर देते हैं, ताकि हम फाइंड कर सकें कि ये जो लेंथ है क्या ये एक इवन नंबर है या नहीं। अगर ये है, सो हम क्या करते हैं, इसमें एक को हम ऐड करते हैं, ठीक है, इस तरह, और हम रिटर्न करते हैं इवन डिजिट को। सो आई थिंक ये तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये अगर एन किसी का क्वेश्चन हो या जी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n into d का क्या मतलब है? d क्या चीज़ है? इसका मतलब ये है सर कि हम तो ये एक ये कि हम इसमें ऑपरेशन तो भी कर रहे हैं, इटरेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। हर एक तो एलिमेंट पे हम वो इटरेशन n हुआ। करते हैं। बल्कि ठीक है सर, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट को हम एक एरे असाइन करते हैं। इसका टाइम अलग ही मतलब हो रहा है। नई अरे असाइन करते हैं? नहीं, हाँ, स्ट्रिंग का एरे हम हर एक एलिमेंट को असाइन करते हैं। यू कैन सी हियर। सो या अगर हमने और हर नंबर को नहीं चेक करना कि वो 2 पे डिविजिबल है कि नहीं है? ये लेंथ स्ट्रिंग नम ये का क्या मतलब इसका मतलब ये है सर कि हम हर एक एरे को फिर देखते हैं कि इसका जो लेंथ है क्या इसका रिमाइंडर ज़ीरो आता है। इसका अगर ज़ीरो आता है तो इसका मतलब ये है कि इसका लेंथ जो है वो हो इवन नंबर है। और हम कह रहे हैं अगर ये इवन नंबर हो, सो हम मतलब जो हमारा वेरिएबल है हम उसको उसमें ऐड 1 को ऐड करते हैं, इस तरह। क्योंकि हमारा गोल ये है कि हम फाइंड कर सके कि इसमें कितना एलिमेंट है जो जिसका लेंथ जो है वो इवन नंबर है। और किसी का क्वेश्चन? अच्छा सर, हमारा गोल ये है कि पहले हमने जो भी एलिमेंट आ रहा है उसको हमने डिवाइड करके देखना है कि ये इवन है या नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसकी लेंथ काउंट करनी है। राइट। नो मैम, क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि आप देखिए कि इसमें ये जो एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट में आप इस तरह एलिमेंट ढूंढ ले कि इसका जो लेंथ है क्या वो एक इवन नंबर है या इवन नंबर नहीं है यहाँ पर। और जितना इवन नंबर है वो मतलब वो आप रिटर्न करें। यहाँ पर ये जो एग्जांपल है इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि यहाँ पर दो ऐसा एलिमेंट है जिसका लेंथ इवन आ रही है। अच्छा, जो है ये है लास्ट वाला एलिमेंट, इसकी लेंथ जो है मतलब ये इवन है, मतलब 4 डिजिट है। तो इसमें एग्जैक्टली। फिर हमें इसमें 1 को ऐड करना है, फिर तो ये 5 नहीं हो जाएगा। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि कितना एलिमेंट ऐसा है कि इसका लेंथ जो है वो इवन नंबर है।
लाइक वन को ऐड करने का मकसद क्या है इसमें, इफ वाली कंडीशन वन के बाद? वन को ऐड करने का मकसद सिंपल है मैम, जिस तरह मैंने बताया कि हम इसमें ढूंढते हैं कि कितना इस, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो फिर हम इस वेरिएबल में एक को ऐड करते हैं कि हाँ कितनी दफ़ा मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उतनी दफ़ा हम इसमें वन ऐड करते हैं, और आखिर में हम इसको रिटर्न करते हैं ताकि हमें मालूम कर सके कि इसमें कितना एलिमेंट जो है वो इवन है। क्लियर हो गया मैम? परफेक्ट सर। सर हनीफ, मुझे डी ओके, समझ नहीं आई अभी तक। आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो मैं उसको क्लियर कर सकता हूँ। नहीं मतलब इसकी कम्प्लेक्सिटी कल हमने पढ़ा पढ़ा था कि जो हाईएस्ट होगी, जैसे एन स्केयर हाईएस्ट है तो एन स्केयर हो जाएगी, एन हाईएस्ट है तो वो हो जाएगी। आपने फिर डी साथ क्यों मल्टीप्लाई की? यहाँ पर ये कि स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। ऐसा होता है कि जो पहला सेशन था उसमें मैंने बताया था कि ये जो कम्प्लेक्सिटी है ये हम ओवरऑल इस तरह कहते हैं, ये एग्जैक्टली करेक्ट कम्प्लेक्सिटी नहीं होती। अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो फिर इसमें ये डी आता है, लेकिन हम ऐसा करते हैं जो कांस्टेंट है मतलब मोस्ट टाइम हम उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि फिर स्टूडेंट को इसका कंफ्यूजन होता है। अगर ईडी स्मॉल हो तो वो फिर फर्क ही नहीं करता, लेकिन स्मॉल अगर ना हो तो फिर अगेन इट इज मैटर। फिर तो कोई भी फॉर लूप लगेगा उसके साथ डी ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो उतनी इटरेशंस तो हर नो नो नो, हर लूप। अगर अगर ऐसा केस हो तो फिर डी ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम दो ऑपरेशन करते हैं सर। एक तो ये कि हम मतलब हर एक एलिमेंट के लिए जुदा ही एरे मतलब मेमोरी में मतलब मेमोरी का कंजम्पशन भी हो रहा है, सीपीयू भी काम कर रहा है कि हर एक एलिमेंट के लिए मतलब ये जो इंटीजर यहाँ पर है इसको मतलब कैरेक्टर को कन्वर्ट करे, ठीक है, और इसके लिए एक अलग सा एरे बनाए। सो वी शुड टू कंसिडर इट हियर। ऑलराइट। जी। फिर इसमें ये होता है कि डोमिनेंट टर्म हम लेते हैं, लेकिन ना जब एडिशन हो रही होती है ना सर, तो तब हम ले रहे होते हैं डोमिनेंट टर्म्स। लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन हो रही है और दोनों वेरिएबल्स हैं, तो हम इसको ही ओवरऑल कंसीडर करते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी में। अच्छा, जैसे अब इसमें 5 डिजिट्स हैं अरे में, तो एन 5 है, और डी क्या होगा अगर मैंने साथ मल्टीप्लाई करना था? अच्छा, अब देखें, अगर हमारे पास हमें पहले से पता हो ना कि डिजिट्स एक फिक्स्ड अमाउंट में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पहले बता दीजिए कि सारे इनपुट में हर नंबर के 5 5 डिजिट होंगे, तो फिर हम्म। मैं डी को ऐड नहीं करूंगा। लेकिन अब इनपुट के लिहाज से चेंज हो रहा है, कभी किसी डिजिट, किसी के अंदर 5 डिजिट है, किसी में 4 है, किसी में 3 है। वेरिएबल नंबर ऑफ डिजिट्स है ना, तो इसके लिए मुझे मुझे उसके लिए एक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। तो अब ये मैंने देखना है आपस में इनका रिलेशन क्या है। अगर ये चीजें ऐड हो रही होती, यानी ये लूप के अलावा एक चीज होती, तो हम लूप के साथ इसको ऐड ना करते, सॉरी मल्टीप्लाई ना करते, ऐड करते, ठीक है। तो जब ऐड हो रहा होता है तो हम इग्नोर कर देते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी में। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितनी बार लूप की आइट्रेशन चल रही है उतनी बार ही हम लेंथ काउंट कर रहे हैं, और वो हर बार डिफरेंट आ रही है, तो एक वेरिएबल है। तो जब दोनों वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी में दोनों को कंसीडर करते हैं। आप इसको डी भी ले सकते हैं, एम भी ले सकते हैं, एन मल्टीप्लाई बाय एम ले लें या डी ले लें। सही सही, थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन? सो या यहाँ पर हम इस कोड को सबमिट करेंगे। मैंने तो पहले इसे सबमिट किया था और रन किया था। सो या आई रन इट अगेन। सो या ये कोड रहा। सो अब हम मूव करेंगे अगर किसी का क्वेश्चन हो और क्वेश्चन की तरफ। बट और क्वेश्चन की तरफ तो हम जाएंगे, लेकिन इसमें एक टेक्निक यूज़ होती है इसमें जिसका नाम है टू पॉइंटर अप्रोच, हो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और इसके साथ साथ इन प्लेस एरे मॉडिफिकेशन और एलिमेंट मूवमेंट। सो
इन प्लेस एरे मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि हम इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू एरे या इसका कापी हम बना लें, हम जो एरे हमारे पास मौजूद हो उसमें हम मॉडिफिकेशन करें। सो इसको हम कहते हैं एरे मॉडिफिकेशन। इन प्लेस एरे मॉडिफिकेशन इसको कहते हैं। इन एलिमेंट मोमेंट इसको कहते हैं कि हम ये जो एरे है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ दिस वी अरेंज एलिमेंट हियर। ओके, सो इसको हम कहते हैं एलिमेंट मोमेंट। अगर इस एग्जांपल में आप देख लें, सो ये हमारे पास एक एरे है, ठीक है। और इसमें मतलब अगर हमने इस जीरो को एंड पर लेके जाना हो, सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू कॉपी ऑफ दिस, सो वी जस्ट अपडेट दिस एरे डायरेक्टली। सो इसको हम इन प्लेस मॉडिफिकेशन कहती है। और इसमें हमने क्या किया, एलिमेंट को रीअरेंज किया, ठीक है। सो इसको हम एलिमेंट मोमेंट कहती है। इसमें ये होता है कि हमारे पास जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट रहता है इंस्टेड ऑफ एन आर एन स्क्वेयर। सो इसका मतलब ये है। और इसके लिए मोस्टली टाइम हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसका नाम है टू पॉइंटर का मतलब ये है कि इसमें हम दो वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं और उसको हम पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि ये जो पॉइंटर है ये एक डायरेक्शन में मूव करते हैं और डिपेंड करता है प्रॉब्लम पर। सम टाइम ऐसा होता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, हम जस्ट पॉइंट करते हैं, ठीक है, इससे। और सम टाइम ऐसा होता है कि मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करता है, ठीक है। सो दिस इज टू पॉइंटर अप्रोच एंड वी विल यूज दिस। और ये जो टू पॉइंटर टेक्निक या अप्रोच है ये हम यूज़ करते हैं एरे में और स्ट्रिंग में। जितना इसका प्रॉब्लम है मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं। और आई थिंक लीड कोड के 210 प्रॉब्लम में इसको भी टेक हुआ है, ठीक है। इस ये काफ़ी से इस डुप्लीकेट को रिमूव करें। सो इसका दो तरीके यहाँ पर हो सकते हैं। एक तो ये जिस तरह मैंने पहले बताया कि इसका एक कापी हम बना लें, ठीक है, न्यू, और इसमें जो डुप्लीकेट है वो हम ऐड ना करें। सो ये भी एक सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। लेकिन इसका मतलब ये है इसमें मसला ये है कि ये बिग ओ ऑफ स्पेस ये ले रही है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ दिस वी विल, अगर हम इसके बदले से टू पॉइंटर अप्रोच को यूज़ करें, सो हम बिग ओ ऑफ स्पेस मतलब वो हम हासिल कर सकते हैं इससे। और इसका एग्जांपल में डालिए। और इसमें दो तीन एग्जांपल है, ठीक है, कोडिंग एग्जांपल और प्रॉब्लम्स, वो अब इसको डिस्कस कर लेती है। एक ये है यहाँ पर, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे गिवन एन इंटीजर एरे नम सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि एक एरे दिया हुआ होगा आपको सॉर्टेड फॉर्म में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। रिमूव द डुप्लीकेट इन प्लेस के बारे में मैंने बताया। सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपीयर ओनली वंस, ऐसा हो कि इसके स्टार्ट में जो एलिमेंट हो वो यूनिक होनी चाहिए, वो एक दफ़ा अपीयर होना चाहिए, ठीक है। द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट शुड बी kept द सेम। बाकी जो ऑर्डर है एलिमेंट का वो सेम होना चाहिए, मतलब जो यूनिक एलिमेंट है उसका ऑर्डर मतलब सेम होना चाहिए एज इट इज। कंसिडर द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट इन नम टू बी के। आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट के। हमारा गोल ये है यहाँ पर कि हम उस के को फिर रिटर्न करें कि कितना यूनिक एलिमेंट एक एरे में है, ठीक है, उसको हमने फिर रिटर्न करना है। द फर्स्ट के एलिमेंट्स ऑफ नम शुड कंटेन द यूनिक नंबर इन सॉर्टेड ऑर्डर। द रिमेनिंग एलिमेंट बियॉन्ड इंडेक्स के कैन बी इग्नोर। द फर्स्ट के एलिमेंट ऑफ नम शुड कंटेन द यूनिक नंबर। हाँ हाँ, मतलब ये जो यूनिक नंबर है ये सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए, बाकी जो एलिमेंट है वो इग्नोर हो सकती है, ठीक है। हाँ, सो इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम समझ में आ गया है सबको? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद इसका सलूशन डिस्कस करेंगे। गोल ये है कि हमने ना डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव कर देना है और जो यूनिक एलिमेंट हो वो काउंट करना है कि कितना का यूनिक एलिमेंट एक एरे में रहता है, और उस मतलब उस नंबर को हमने रिटर्न कर देना है। जस्ट सिंपल दैट। So here we will solve this with टू पॉइंटर टेक्निक। सो जिस तरह मैंने बताया कि टू पॉइंटर टेक्निक में हम दो वेरिएबल का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो यहाँ पर
मैं यूज़ करूँगा आई एन जे, या हम इसको स्लो एंड पास भी कह सकते हैं, जस्ट इट इज़ जस्ट नेम, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि बस तो ये है इस कोड में कि हमने क्या किया, जो एक्सेप्शन है उसको हमने हैंडल किया। अगर मतलब हमें कोई एरर ना मिल जाए, सो इस कंडीशन में हम ज़ीरो को रिटर्न कर सकते हैं। अदरवाइज हम स्टार्ट करेंगे, ये एक जो पॉइंटर है आई का, वो हम वी विल, यस, फ्रॉम हियर आई को हम स्टार्ट करेंगे ज़ीरो से, ज़ीरो इंडेक्स से, ठीक है। और ये जो है हमारी सब पास, इसको हमने करना है, इस जे को हम वन से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। और फिर देख लेंगे, इसका कंपैरिजन कर लेंगे, हम पर लूप लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और हम जे का जिस तरह मैंने बताया कि इसका मतलब वन से हम इसको इनिशियलाइज करेंगे और फिर इसका कंपैरिजन करेंगे। इसमें सिंपल सा लॉजिक ये है, अगर ये जो जे वाला एलिमेंट है, ठीक है, इस केस में यहाँ पर इम्पल्स इटरेशन E2 है, ठीक है। इसको हम कंपेयर करेंगे आई से, क्योंकि आई जो है ना वो पहले वाला है। अगर ये दोनों सेम नहीं है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम आई को मतलब इंक्रीमेंट करेंगे बाय वन, एंड देन वी विल असाइन द वैल्यू ऑफ जे इनटू आई, ठीक है। इस केस में हम करेंगे, अगर मैं फर्स्ट इटरेशन की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर, सो हम ऐसा करेंगे कि ये जो जे का जो वैल्यू है, ठीक है, फर्स्ट इस ऐसा करेंगे कि आई आई को इंक्रीमेंट करेंगे बाई वन, ठीक है। जब हम आई को इंक्रीमेंट करें बाई वन, सो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। और इसमें जे का वैल्यू हम असाइन करेंगे, ये फर्स्ट इटरेशन की बात हो रही है, ठीक है। फिर जे भी इंक्रीमेंट होगा क्योंकि ये लूप में है, सो ये यहाँ पर आएगा, अगेन ये चेक होगा, ठीक है, यहाँ पर। जब ये दोनों मतलब अब जे का वैल्यू V2 है और आई का वैल्यू V2 है, ठीक है, यहाँ पर, सो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। सो इसमें हम ऐसा करेंगे कि ना हमें आई को इंक्रीमेंट कर देना है, ठीक है, ना हमें इसको कोई वैल्यू असाइन कर देना है। जस्ट हम क्या करेंगे, इस जे को यहाँ से लेके यहाँ पर लेके आएंगे, क्योंकि ये तो लूप में जा रहा है, ठीक है। इसका वैल्यू हर इटरेशन में इंक्रीमेंट होता है। तो जब हम यहाँ पर आते हैं, सो ये तीन को फिर हम इस आई वाले इंडेक्स से कंपेयर करना है अगेन, सो इट इज़ नॉट सेम, सो कंडीशन सेटिस्फाई इन दिस केस, देन दिस आई विल बी इंक्रीमेंट। सो आई हमने इंक्रीमेंट किया, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, जो जे का वैल्यू है, यहाँ पर जे का वैल्यू है थ्री, सो ये इस टू की जगह पर क्या आएगा, थ्री आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आएगा थ्री, अब ये रहा थ्री, ठीक है, यहाँ पर थ्री आ गया अगेन। फिर ये जे यहाँ से यहाँ पर आएगा, सो अगर अगेन हम बात करें, सो ये थ्री और ये जो आई का वैल्यू है ये सेम हो गया, क्योंकि इसको हमने थ्री असाइन किया है। सो इस केस में भी ये इग्नोर होगा, ठीक है। सो अगेन ये जे जाएगा यहाँ पर, ये भी थ्री है और ये भी थ्री है जो, सो अगेन इट विल बी इग्नोर, ठीक है। सो इस तरह ये जाएगा। जब यहाँ पर आएगा, सो अगेन इट इज सेम, सो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, सो इट विल इग्नोर। जब जो यहाँ पर आएगा, सो इट इज वैल्यू ऑफ फोर, एंड यहाँ पर ये जो थ्री है, सो जे और मतलब यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, सो हम क्या करेंगे, इस आई को इंक्रीमेंट करेंगे बाई वन, सो इसका इंडेक्स यहाँ पर आएगा, ठीक है। और इसको फिर ये जो थ्री है ना, इसको रिप्लेस करेंगे फोर से, सो आई विल राइट हियर, अब यहाँ पर आएगा फोर, ये फोर हुआ। अब अगेन ये इटरेशन इस तरह जारी रहेगा जब तक ये लूप ख़त्म नहीं होता। ये यहाँ पर आएगा, ठीक है जे, और फिर कंपेयर करेगा, आई का वैल्यू अब फोर है और इसका वैल्यू है फाइव, सो अगेन कंडीशन सेटिस्फाई। हमने क्या करना है, हमने करना है आई को इंक्रीमेंट बाई वन,
सो ये यहाँ पर आएगा और इसको इससे रिप्लेस कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आएगा 5। सो ये रहा 5। अगेन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता क्योंकि ये भी 5 है और ये भी 5 है, ये सेम है। सो इट विल गो हियर अगेन, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, सो ये यहाँ पर। सो अगर हम देख लें, सो कंडीशन अब सेटिस्फाई हुआ, सो हम इंक्रीमेंट करेंगे i/1। सो आई यहाँ पर आएगा और फिर हम रिप्लेस करेंगे जे का वैल्यू आई से, ठीक है, आई का वैल्यू जे से। तो ये अच्छा यहाँ पर सर, ये क्या आएगा मेरे 6। क्वेश्चन जो था। हमारा ये एरे बनेगा, सो ये इसका स्टार्ट में जो जितना भी नंबर हो वो क्या बनेगा, वो यूनिक बनेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जी फिर सर। हम आखिर में रिटर्न करेंगे i+1। इसका वजह ये है कि जिस तरह हमने पहले बात की कि इंडिसेस जो है ना वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। और हम काउंट करते हैं कि इसमें कितना मतलब यूनिक एलिमेंट है। सो इसकी वजह से हम इसमें 1 को ऐड करते हैं और इसको रिटर्न करते हैं। सो अगर इसमें किसी का क्वेश्चन तो बता सकते सर मेरी वॉइस क्लियर है? हैं। जी। अच्छा, जब आई और जे की वैल्यू डिफरेंट होगी तो हम जो होगा आई उसको जे से रिप्लेस कर देंगे, जे की वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, राइट? एग्जैक्टली जब जे का वैल्यू आई से मैच नहीं करता, व्हेन इट इज़ नॉट इक्वल, सो देन हम ऐसा करते हैं कि आई को इंक्रीमेंट करते हैं बाई 1 एंड देन वी असाइन द वैल्यू ऑफ जे इनटू आई, ठीक है। सो इस तरीके से जो जितना यूनिक एलिमेंट हो वो हो आता है स्टार्ट में। क्लियर ओके मैम? सर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता सकती। बाकी बाकी इंडेक्सेस 6 से आगे वैसे ही पड़े होंगे। जी। ये 6 के बाद जो 3 4 5 5 6 पड़ा हुआ है, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा उन्हीं इंडेक्सेस में। इट कैन बी इग्नोर, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर इशू है कि मतलब बाकी जो इंडिसेस है वो मतलब हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। इससे हमने हमारा सिर्फ कोई काउंट लेना देना नहीं। काउंट बताने के यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं। जी 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 बिल्कुल। तो रिमूव कहाँ पे हुआ, रिमूव डुप्लीकेट्स क्यों कह रहे हैं हम। जी। रिमूव तो नहीं कर रहे हम, फिर इस प्रॉब्लम का नाम रिमूव डुप्लीकेट्स हम क्यों है। उसको ओवरराइट करते हैं, सो इट मीन कि हम इसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। सही, अगर तो हमें एक यहाँ नई पर अरे हम बना जिसमें यूनिक एलिमेंट्स डालें सर तो। आप देख सर आप देख ले, यहाँ पर जो है ना हम जो आई का वैल्यू है इसको हम ओवरराइड करते हैं, ठीक है। ये मतलब ये एक वैल्यू होता है, ठीक है, ये डुप्लीकेट था, हमने उसको ओवरराइड किया था बाई 3। ये भी एक वैल्यू होता है, हमने ओवरराइड किया बाई 4, ठीक है। ये भी एक डुप्लीकेट वैल्यू होता है, हमने इसको ओवरराइड किया था बाई 5 एंड दिस बाई 6। सही सही जी सर, वो मुझे समझ आ गया। मैं बेसिकली ये समझ रहा था कि हमने डुप्लीकेट्स रिमूव करके एक नई अरे भेजनी है, रिमूव डुप्लीकेट्स के नाम से, ये समझ आ रही थी। लेकिन ठीक है, वो प्रॉब्लम में ऐसे लिखा है तो मेक सेंस। जी जी। और किसी का क्वेश्चन? अच्छा, अगर अनसॉर्टेड हो फिर क्या करेंगे। जी। अगर अरे अनसॉर्टेड हो तो फिर तो 2 पॉइंटर टेक्निक नहीं चलेगी। अगर अनसाइडेड एरर हो यहाँ पर, सो इस क्वेश्चन में तो मेंशन हुआ है कि इट शुड बी अ सॉर्टेड एरर, ठीक है। यहाँ पर आप देख ले, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम सॉर्टेड एरे, ठीक है। अगर अनसॉर्टेड हो सो मे बी हम इसको पहला सॉर्टेड करें, आई डोंट नो कि वो सनेरा क्या बनेगा, लेकिन मे बी कि इसका हम सॉर्टेड करें और फिर देखिए। लेकिन यहाँ पर जो केस है ये सॉर्टेड एरे का है, ठीक है। सो हम इस तरह डायरेक्टली कर देते हैं। ऑलराइट। जी जी। एनीवन एल्स? सो अगर इसको मैं चला लूँ इस कोड को। एंड इट इज एक्सेप्टेड। सो अब हमारे पास बचे है 4 मिनट। सो क्या हम और क्वेश्चन इसमें कंटिन्यू करें या
सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा लीड कोड में से जो शो करते हैं, तो वहां से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके क्योंकि अभी तो हमारे सो पास सर ऑलमोस्ट 3 मिनट रिमेनिंग है बस। जी जी। उस क्वेश्चन की स्पेस एंड टाइम कम्प्लेक्सिटी हम डिस्कस तो कर लेते हैं सर। ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम है इसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी तो वन ही रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टाइम यहाँ पर हम ले रही है, ठीक है। और ये अचीव हुआ ये जो टेक्निक है 2 पॉइंटर टेक्निक इससे। और बाकी इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बिग वो अपॉन आता है, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट पर तकरीबन इटरेशन करते हैं, सो या बाकी टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी अगर किसी को कोई मसला हो सो अपना स्पेसिफिक क्वेश्चन करे, हम क्लियर करेंगे। और बाकी हमने तो डिटेल से कल वो क्लास में डिस्कस किया था। सर मैंने ना डीएसए स्टार्ट की है, तो जी जी। अभी जैसे हम जो है वो प्रॉब्लम आई और आपने सोल्यूशन डिस्कस कर दिया डायरेक्ट, तो ये सही तरीका है लीड कोड करने का? हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, पहले आप प्रॉब्लम दिखाएं फिर हम सोल्यूशन गेस करें और फिर सोल्यूशन पे जाए। आप डायरेक्ट सोल्यूशन पे जंप करके सोल्यूशन ही दिखा दिया आपने। तो ये किस तरह हम्म। करते हैं डीएसए? बेसिकली मैं ये क्वेश्चन मेरा ये है कि हम लीड कोड किस तरह अप्रोच करें, किस तरह सॉल्व करना चाहिए? ओके ओके, गुड क्वेश्चन। सो मतलब जो इस सीनियर है वो तो ये कह रही है कि आप एटलीस्ट अपने आप को टाइमर ऑन करें जब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करते हैं तो अपना टाइमर ऑन करें, ठीक है। और एटलीस्ट 1 घंटे तक आप कोई सोल्यूशन वगैरह ना देख ले। जब वो 1 घंटा पूरा हो जाए तो फिर आप मतलब जो सोल्यूशन मतलब डिस्कशन में वहाँ पर शो हो रही है, ठीक है, उसको देख ले। अगर उससे भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मतलब इसके बाद अप्रोच कर सकती है कि आप उसका सोल्यूशन किसी से मतलब ढूंढ लें, ठीक है। सो ये वो मतलब रिकमेंड करती है। लेकिन यहाँ पर हमारे केस में हम अगर इस तरह बैठ जाए, ठीक है, मतलब हम तो खुद मतलब जब प्रॉब्लम यहाँ पर जो आप लोगों के साथ सामने हम शो करते हैं और मतलब प्रेजेंट यहाँ पर करते हैं, सो पहले हम इसमें टाइम लगाते हैं, खुद सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आपके बाद भी मतलब मैं थोड़ा सा वो करूँगा कि अगर हम ऐसा करें कि इस प्रॉब्लम को डिस्कस करें, फिर स्टूडेंट से राय लेके हाँ किसी को कोई आइडिया है कि किस तरह हम करेंगे, लेकिन ज़्यादा हम नहीं ले सकते, क्योंकि आई नो कि यहाँ पर सब बिगिनर बिगिनर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मतलब मोस्टली स्टूडेंट ऐसा होता है कि ये समझ में नहीं आता प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। एक दो बंदा ऐसा हो कि उसको समझ में, बाकी नहीं। सो फिर इसलिए हम जंप करते हैं सोल्यूशन पर, ठीक है। हमें खुद मतलब ट्राई करते हैं कि इसको सॉल्व करें और जिस तरह सीनियर कहते हैं इस तरीके से सॉल्व करें। बाकी हाँ, अगर एक पॉइंट ये मतलब मुझे भी पसंद आया कि अगर हम थोड़ा सा पॉज करें 1 मिनट के लिए, या मतलब जस्ट सेकंड की स्टूडेंट गेस करे, अपना सजेशन दे कि क्या अप्रोच इसके लिए बेहतर रहेगा, सो या इट्स ग्रेट। बट हम ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते इसमें। तो सर एमआईटी के मैंने लेक्चर्स लिए थे जो इनकी ट्रेनिंग के आईकोड ग्रुप में हुए थे, उसमें हमने इसी तरह किया था कि प्रॉब्लम उन्होंने जो थे ट्रेनर उन्होंने प्रॉब्लम डिस्कस की थी और फिर रन टाइम पे कोड किया था। तो वो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई थी। इस तरह डायरेक्ट कोड आप सामने रख दिया, वो तो मैं खुद भी पढ़ सकता हूँ ना। मतलब अगर हम इस तरह इसको लेके चलें कि प्रॉब्लम करें और रन टाइम पे फिर आप कोड करके दिखाएं कि हम ये कर रहे हैं, जैसे हमने एमआईटी सेशंस में किया था, तो वो बेटर नहीं होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए? ओके ओके होगा उसमें तो, कोई मसला नहीं। मैंने मतलब आई थिंक यू मैंने बताया पहले जब मैं पहले सॉल्यूशन दे रहा था कि क्या मैं मतलब टाइप करूँ या मतलब मैं मूव हो जाऊँ, मतलब इस तरह ही सबमिट करूँ, लेकिन किसी का सजेशन नहीं है, सो मैं इस तरह सबमिट टाइप कर करता लें रहा, आप, वो मैं नहीं बेटर हो, पूछ सकता। ज्यादा हाँ अच्छा हो। ठीक है, इसमें तो भी कोई मसला नहीं, मतलब जस्ट टाइपिंग है यार, वो तो कर सकती है। अगर फिर किसी का कोई मतलब प्रॉब्लम हो तो फिर हम या क्वेश्चन हो तो हम। जी सर, बताएं सर हारिस। अच्छा सर, हमारे सेशन का टाइम हो गए तो इसको हम कल एड्रेस कर लेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हमारा टाइम हो गया और दूसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो अभी एब्रप्टली ये एंड हो जाएगा। तो ओके ठीक ओके है। सर। ओके ओके सर, बाय। आरिस, थैंक यू। ओके थैंक थैंक यू यू। सर।